नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने 31वां चैप्टर चल रहा है क्लास 12 बायोलॉजी में। अध्याय है वो 31वां चल रहा है, ठीक है। 12th बायोलॉजी के अंदर अपने 31वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव में युग्मक जनन। मानव में युग्मक जनन। देखो, क्लास 12th बायोलॉजी में अपने 31वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव में युग्मक जनन। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली क्लास थी, उसके अंदर हमने युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, ठीक है, और युग्मक जनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। तो जैसे शुक्राणु और अंडाणु हैं, युग्मक होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो आज की क्लास में हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि शुक्राणु है वो क्या होता है, शुक्राणु का जनन किस प्रकार से होता है और अंडाणु का जनन किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक यही रहेगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्राणु है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, वर्षण में होता है, ठीक है। शुक्राणु होता क्या है, नर युग्मक होता है, ठीक है। शुक्राणु होता क्या है, नर युग्मक होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, वर्षण के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, वर्षण के अंदर होता है। तो देखो, वर्षण में उपस्थित आद्य जनन, ठीक है, वर्षण में उपस्थिति आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। तो देखो, परिभाषा इसकी अपने को किस प्रकार से लिखनी है कि वर्षण में उपस्थिति आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि शुक्राणु जनन, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले तो शुक्राणु है, होता क्या है, नर युग्मक होता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, वर्षण के अंदर होता है, ठीक है। तो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन किसे कहेंगे कि वर्षण में उपस्थित आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा, वर्षण में उपस्थित आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं या शुक्राणु जनन कहते हैं। तो ये तो हो गई अपने परिभाषा कि शुक्र जनन या शुक्राणु जनन है वो किस प्रकार से होता है। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है, 74 दिन। ये भी प्रश्न याद रखना है कि शुक्राणु जनन है उसकी प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है, 74 दिन लगते हैं। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में 2 पदानुक्रम पूरे होते हैं, मतलब 2 चक्र हैं वो पूरे होते हैं, ठीक है। 2 चक्रों के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें पहला चक्र होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु पहला होता है उसको हम बोलते हैं शुक्राणु पूर्व, शुक्राणु पूर्व निर्माण, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। और दूसरा होता है वो रूपांतरण होता है। तो शुक्राणु में रूपांतरण, शुक्राणु में रूपांतरण, ठीक है। देखो, कोई भी शुक्राणु है होता क्या है, नर युग्मक होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, वर्षण के अंदर पाया जाता है। शुक्राणु जनन या शुक्र जनन किसको बोलेंगे, वर्षण में उपस्थित आदि जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होती है, 74 दिन में, ठीक है। और इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 पदानुक्रम कार्यरत रहते हैं या 2 चक्र पूरे होते हैं। कौन कौन से चक्र हैं, शुक्राणु पूर्व का निर्माण और शुक्राणु का रूपांतरण। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि शुक्राणु पूर्व का निर्माण मतलब शुक्राणु से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, शुक्राणु बनता है
उससे पहले कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया के पश्चात शुक्राणु में वो किस प्रकार से रूपांतरित होता है। ठीक है, एक तो शुक्राणु बनने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया होगी और बनने के बाद में वो किस प्रकार से शुक्राणु में रूपांतरित होगा, ये दोनों चक्र है महत्वपूर्ण है। इन दोनों चक्रों के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शुक्राणु पूर्व का निर्माण। देखो, सबसे पहला पॉइंट, अपने टॉपिक कौन सा चल रहा है, शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है या 2 पदानुक्रम इसमें कार्यरत रहते हैं, जिसमें सबसे पहला है वो कौन सा है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। पहला कौन सा है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण, या इसका दूसरा नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, पहला कौन सा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस नाम याद रखना। शुक्राणु पूर्व का निर्माण या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया शुक्राणु पूर्व का निर्माण या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, जब भी कोई भी जीव है उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर जब लैंगिक परिपक्वता आ जाती है तो उस समय उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब देखो, बात ये आती है कि लैंगिक परिपक्वता होती क्या है। तो जब लैंगिक अंगों का विकास पूरा हो जाता है, लैंगिक अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक परिपक्वता बोलते हैं। ठीक है, जब लैंगिक अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक परिपक्वता बोलते हैं। और शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता कब है, जब लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। कोई भी जीव है, ठीक है, तो उस जीव के अंदर जब लैंगिक परिपक्वता आ जाती है तो उसको हम क्या किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके अंदर कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, या हम कहें कि 3 प्रावस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। इसके अंदर कितनी प्रावस्थाएं होती है, 3 प्रावस्थाएं। किसमें, शुक्राणु पूर्व का निर्माण में। ठीक है, शुक्राणु पूर्व के निर्माण के अंदर 3 प्रावस्थाएं संपन्न होती है। पहली तो कौन सी होती है, वर्धी प्रावस्था। पहली होती है गुणन प्रावस्था, दूसरी होती है वर्धी प्रावस्था और अंतिम तीसरी होती है वो कौन सी होती है, परिपक्वन प्रावस्था। इन तीनों प्रावस्थाओं में ये कंप्लीट प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था सबसे पहले 3 चरण है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी 3 प्रावस्थाएं, उसके अंदर सबसे पहली कौन सी है, गुणन प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि सतत सूत्री विभाजन के द्वारा अविभेदित आदि जनन कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखो, गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि सतत सूत्री विभाजन के द्वारा आदि जनन कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, क्या होता है कि गुणन प्रावस्था में सतत सूत्री विभाजन द्वारा आदि जनन कोशिकाएं विशेष प्रकार की क्या करती है, कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे शुक्राणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, निर्माण करती है जिसे शुक्राणु जनन
कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। तो देखो ये हो गई पहली प्रावस्था, समझ में आ गया होगा। सबसे पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में होता क्या है कि सतत सूत्री विभाजन के द्वारा आदि जनन कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे शुक्राणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, सतत सूत्री विभाजन के द्वारा आदि जनन कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन कोशिकाएं। ये तो होती है पहली गुणन प्रावस्था। उसके पश्चात दूसरी है वृद्धि प्रावस्था। दूसरी कौन सी है? वृद्धि प्रावस्था। तो देखो वृद्धि प्रावस्था कब प्रारंभ होती है? जैसे ही शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं या गुणन प्रावस्था है, जैसे ही जनन कोशिकाओं गुणन प्रावस्था खत्म होती है, जैसे ही गुणन प्रावस्था खत्म होती है तो कौन सी प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है? वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जनन कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके स्पर्मेटोगोनिया, देखो स्पर्मेटोगोनिया, देखो स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? जैसे ही मान लो कि ये गुणन प्रावस्था है, ठीक है, ये गुणन प्रावस्था क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही गुणन प्रावस्था समाप्त होती है, कौन सी प्रावस्था प्रारंभ होती है? वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होती है। जैसे ही गुणन प्रावस्था खत्म होती है, कौन सी प्रावस्था प्रारंभ होती है? वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होती है। और वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होती है तो जनन कोशिकाओं से ये क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है, क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। कौन? स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसका आकार क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। किसके अंदर? इस प्रावस्था में, वृद्धि प्रावस्था में। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे गुणन प्रावस्था खत्म होती है तो वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होती है, और इसमें स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं से क्या करता है? पोषण प्राप्त करके अपना आकार कितना कर लेता है? दुगुना कर लेता है। कितना कर लेता है? दुगुना आकार कर लेता है, जिसे प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। ठीक है, क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जब आकार अपना दोगुना बना लेता है तो उस दोगुने आकार को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं। और यह प्रावस्था क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है। सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? यही होती है। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है। उसके पश्चात तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। देखो इससे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार दोबारा समझ लेना कि 3 चरण होते हैं। 3 चरण में सबसे पहला कौन सा है? गुणन प्रावस्था है। तो गुणन प्रावस्था क्या होगा कि सतत सूत्री विभाजन के द्वारा आदि जनन कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे शुक्राणु जनन कोशिकाएं, मतलब शुक्राणु जनन कोशिकाएं, उसका निर्माण किसमें हो जाता है? गुणन प्रावस्था में हो जाता है। उसके पश्चात वृद्धि प्रावस्था प्रारंभ होती है। तो वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? कोशिकाओं से पोषण प्रदान करता है, और कोशिकाओं से पोषण प्रदान करके अपना आकार क्या कर लेता है? 2 गुना, मतलब बड़ा कर लेता है। अपना आकार क्या कर लेता है? 2 गुना कर लेता है। और जब अपना आकार 2 गुना कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका बोलते हैं। मतलब जब आकार वो 2 गुना हो जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं बोलेंगे। और वृद्धि प्रावस्था क्या होती है? सबसे लंबी प्रावस्था होती है। अब देखो तीसरा हम पढ़ते हैं परिपक्वन प्रावस्था। देखो 3 नंबर परिपक्वन प्रावस्था। इसके अंदर क्या होता है? परिपक्व मतलब ये क्या होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावस्था होती है, जिसमें क्या होता है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। देखो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण कहां पे होता है? वृद्धि प्रावस्था में। वृद्धि प्रावस्था में किसका निर्माण हो जाता है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हो जाता है। और परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या प्रारंभ होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम
क्या प्रारंभ होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है वो प्रारंभ होता है। किसमें? परिपक्वन प्रावस्था में। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रारंभ होता है और इसमें क्या होता है? अगुणित द्वितीयक। इसमें क्या होता है कि कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? 2 अगुणित कोशिकाओं का। अगुणित कोशिकाओं का किसका निर्माण करेगा? ये 2 अगुणित कोशिकाओं का। किसका निर्माण कर देगा? ये 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। ठीक है। अब जैसे ही मान लो 2 अगुणित कोशिकाएं या 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया, किसका निर्माण हो जाता? स्पर्मेटोसाइट्स जिसको हम बोल सकते हैं। दो अगुणित स्पर्मेटोसाइट है उनका निर्माण हो जाता है और यह होने के पश्चात में प्रारंभ कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो कौन सा प्रारंभ हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड प्रारंभ होता है और इसमें क्या होता है? द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। देखो यहां अगुणित होता है, अब क्या हो जाता है? द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाए। इसमें क्या हो जाता है? प्राथमिक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है उसका निर्माण हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? 4 स्पर्मोमेटिड्स बनते हैं, जिससे क्या बनते हैं? 4 अगुणित। क्या बनते हैं? 4 अगुणित है वो क्या बनते हैं? स्पर्मोमेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या बनते हैं? 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स। देखो दोबारा समझना, परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था में जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है उसमें, मतलब इस अवस्था में क्या होता है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो दो द्वितीयक स्पर्मेटाइड्स का निर्माण होता है। देखो इस प्रावस्था में प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होने के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन सेकंड प्रारंभ होता है और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जिससे 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये तो हो गया अपने शुक्राणु पूर्व का निर्माण। ठीक है, तीनों प्रावस्थाएं होगी। अब है दूसरा, शुक्राणु का रूपांतरण। दूसरा अपना टॉपिक कौन सा है? शुक्राणु का रूपांतरण। शुक्राणु का रूपांतरण। दूसरा टॉपिक कौन सा है? शुक्राणु का रूपांतरण। मतलब जब ये प्रक्रिया प्रावस्थाएं खत्म हो जाती है तो ये प्रावस्थाएं खत्म होने के पश्चात ये किस प्रकार से शुक्राणु के अंदर रूपांतरित होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? शुक्राणु पूर्व, शुक्राणु कायांतरण तथा उपापचय क्रियाएं में क्या होता है? नियमित, मतलब जैसे शुक्राणु पूर्व होता है उसके अंदर उपापचय क्रियाएं हैं उसके अंदर। ठीक है, और जैसे कोई भी आकारिकी क्रिया है उसमें क्या होता है? शुक्राणु है वो परिवर्तित होता रहता है। शुक्राणु क्या होता है? परिवर्तित। मतलब जब ये तीनों प्रावस्थाएं खत्म हो जाती है उसके पश्चात में जितने भी शुक्राणु पूर्व की क्रियाएं हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की आकारिकी क्रिया है, किसी भी प्रकार की क्रियात्मक क्रिया है, उसके आधार पर किसके अंदर रूपांतरण होता है? शुक्राणु के अंदर रूपांतरण होता है। ये सेकंड पॉइंट है अपने। ठीक है, किसके अंदर रूपांतरण हो जाता है? शुक्राणु के अंदर रूपांतरण हो जाता है। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया में क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट से निर्मित गोलाकार अगतिशील। देखो जब ये प्रक्रिया खत्म होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक अगतिशील अगुणित क्या होता है? एक अगतिशील अगुणित गोलाकार संरचना बनती है। जो तीनों प्रावस्थाएं होती है ना उसमें क्या होता है? एक अगतिशील अगुणित गोलाकार संरचनाएं बनती है और जब ये रूपांतरित हो जाता है तो कैसा बन जाता है? एक धागे के समान गतिशील और अगुणित संरचना बन जाती है।
मतलब शुक्राणु होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है। शुक्राणु क्या होता है, गतिशील होता है। संरचना कैसी होती है, एक धागे के समान होती है, ठीक है। तो जब ये प्रावस्थाएं पूरी होती है, वृद्धि, गुणन और परिपक्वन प्रावस्था, तब एक किस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, एक गोलाकार संरचना बनती है, एक अगतिशील और एक अगुणित संरचना बनती है। लेकिन जब शुक्राणु का रूपांतरण हो जाता है, जब शुक्राणु का रूपांतरण हो जाता है तो एक धागे नुमा संरचना का निर्माण होता है जो अगुणित होती है और क्या होती है, गतिशील होती है। किस प्रकार की संरचना बनती है, एक धागे नुमा संरचना बनती है जो अगुणित होती है और किस प्रकार की होती है, गतिशील होती है, जो किस में परिवर्तित हो जाती है, शुक्राणु के अंदर परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, शुक्राणु के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो देखो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन है क्या, सबसे पहले परिभाषा, ठीक है। शुक्र जनन या शुक्राणु की वर्षण में उपस्थित आज जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन बोलते हैं, ठीक है। उसके पश्चात इसमें दो चरण संपन्न होते हैं। पहला होता है शुक्राणु पूर्व का निर्माण और दूसरा होता है शुक्राणु का रूपांतरण। तो शुक्राणु पूर्व का निर्माण है, उसके अंदर 3 प्रावस्थाएं हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ये तीनों प्रावस्थाएं खत्म होती है तो एक संरचना बनती है, गोलाकार संरचना। ये किसके अंदर होगा, शुक्राणु के रूपांतरण में। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगी तो एक गोलाकार, अगतिशील और अगुणित संरचना बनेगी, जो शुक्राणु में रूपांतरण के पश्चात एक धागे नुमा, गतिशील और अगुणित संरचना बन जाएगी। मतलब एक शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपनी आज की क्लास के अंदर टॉपिक था कि शुक्र जनन या शुक्राणु जनन किस प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, ठीक है। उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, उसके कितने भाग होते हैं, उन सब के बारे में हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।